आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप की दुनिया से वाबस्ता अफराद से की बातचीत। कहा, यह बेशुमार ख्वाबों की तकमील का है सफर। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटों की गिनती जारी। ज्यादातर इलाकों में महायुति आगे। ठाकरे बिरादरान और कांग्रेस की साख दांव पर। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया सदर। 19 जनवरी को होगी नामजदगी। मगरबी बंगाल के चाकुलिया में बीडीओ के दफ्तर में आग लगने के बाद इंतखाबी अफसरान में दहशत। माइक्रो ऑब्जर्वर और पोलिंग अमले की हिफाजत पर उठे सवाल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ड्रॉ का ऐलान। एक ही हाफ में जोकोविच और सिनर, जबकि आलमी नंबर 1 आयरन सवालिंका वाइल्ड कार्ड के खिलाफ मुहिम का करेंगी आगाज। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया डे की तकरीबा से खिताब किया। भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम ने स्टार्टअप इंडिया पहल के दहाइयों के सफर पर रोशनी डाली। वजीर आजम ने स्टार्टअप इंडिया से वाबस्ता अफराद से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने स्टार्टअप इंडिया पहल को इंतहाई तामीरी और फायदेमंद बताया। वजीर आजम के स्टार्टअप इंडिया पहल ने अपना सफर 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था। आज ये मुल्क के इख्तिसादी और इख्तिराई बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया का एक दहाई तवील सफर बहुत से ख्वाबों की तकमील है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि वजीर आजम ने स्टार्टअप इंडिया से वाबस्ता अफराद से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने स्टार्टअप इंडिया पहल को इंतहाई तामीरी और फायदेमंद बताया। वजीर आजम के स्टार्टअप इंडिया पहल ने अपना सफर 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था और आज ये मुल्क की इख्तिसादी और इख्तिराई बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे नौजवानों की तवज्जो हकीकी मसाइल को हल करने पर मरकूज है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मुतवस्सित तबके के नौजवानों को कारोबारी दुनिया में दाखिल होने का मौका फराहम किया है। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स में खवातीन की शिरकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप गैर मामूली रफ्तार से फैल रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों को ऐसे हालात फराहम किए हैं जो उन्हें जिद्दत की दुनिया में तरक्की करने के काबिल बनाते हैं। उन्होंने खास तौर पर मुल्क के नौजवानों में जिद्दत तराजी और खतरा मोल लेने की सलाहियत का जिक्र किया। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है।
जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। इस मौके पर वजीर आजम ने एक नुमाइश का दौरा भी किया। इस नुमाइश में एक दहाई के दौरान स्टार्टअप इंडिया पहल की कामयाबियों और इससे होने वाली तब्दीली को दिखाया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने में अहम रोल अदा किया है। इन कोशिशों के नतीजे में भारत के स्टार्टअप्स माहौलियाती निज़ाम में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। मुल्क भर में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को तस्लीम किया गया है। ये एंटरप्रेन्योर्स और रोज़गार पैदा करने, जिद्दत पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में घरेलू कद्र की जंजीरों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बोर्ड के शरीक बानी अमन गुप्ता की तारीफ की। इंस्टाग्राम पर अमन गुप्ता की एक वीडियो शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, बोर्ड के शरीक बानी अमन गुप्ता ने सच कहा है। नेशनल स्टार्टअप डे पर हर उस कारोबारी का जश्न मनाता है जो मुसलसल मेहनत करता है, अपने ख्यालात पेश करता है, नाकामियों से सीखता है और फिर भारत के लिए कुछ नया और बामानी बनाने में मसरूफ हो जाता है। इस वीडियो में बोर्ड के शरीक बानी अमन गुप्ता अपने आगाज के सफर को शेयर करते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है तो हर मकसद को हासिल करना मुश्किल नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं बस आप ही लोगों की तरह यहाँ बैठ के फाउंडर था, सोचता था कि कभी हमारी भी एक बड़ी कंपनी होगी, कभी हम भी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ हम भी अपने देश के लिए करेंगे। आई वॉज जस्ट वन ऑफ यू गाइज and I'm proud to say that if I can be sitting here in front of in front of all of you along with Minister Sir and these dignitaries, so can you guys be, right? So guys, this is the new India where startup founders get to share a stage with Honorable Prime Minister, Honorable Minister and fellow dignitaries. कभी आपने सोचा था कि startup day भी celebrate होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। बॉलीवुड में हम लोग आईफा अवार्ड्स सेलिब्रेट करते थे, फिल्म फेयर अवार्ड सेलिब्रेट होते थे, आज स्टार्टअप अवार्ड सेलिब्रेट हो रहा है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी 48 सीटों के साथ वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना ने 16, शिवसेना उद्धव ने 39, एमएनएस ने 4, कांग्रेस ने 13, नेशनलिस्ट कांग्रेस अजीत पवार धड़े ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि दीगर ने 8 नशिस्तें जीती हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी 70 सीटों के साथ वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। नेशनलिस्ट अजीत पवार ग्रुप ने 12 सीटें जीती हैं और कांग्रेस आईएनसी ने 9 सीटें जीती हैं। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी ने 110 सीटों के साथ बढ़तरी हासिल की है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर जीतकर दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी और महायुति की शानदार कारकर्दगी का जश्न मनाने के लिए बीजेपी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में बीजेपी और एनडीए की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने मनफी सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इंडी इत्तेहाद अब भी मौजूद है, जैसे कि ये पहले ही केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र में टूट चुका है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज राजधानी दिल्ली के बासेरा पार्क में मुनक़िदा तीसरे बैनुल-अक़वामी पतंग मेले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। पतंग मेला दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसका मकसद सकाफती सरगर्मियों और अवामी शराकत को फ़रोग़ देना है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने हमवतनों को त्योहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंसान का वजूद भगवान सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि त्योहार के जरिए पूरा समाज मुत्तहिद हो जाता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। अमित शाह ने सोमनाथ स्वाभिमान साल का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों ने मुल्क भर में सोमनाथ स्वाभिमान साल मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 16 बार हमला किया गया, लेकिन जितने बार मंदिर को तोड़ा गया उसे दोबारा तामीर किया गया। मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया है और अब भारत सरकार और कई सारे सरकारें साथ में मिलकर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी हमने ऐलान किया है। सोम समुद्र के किनारे प्रभु शिव का ये स्थान दुनिया के इतने लोगों की नजर में आया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार इसको तोड़ने का उपक्रम किया गया। तोड़ने में वो सफल हुए, मगर जितनी बार तोड़ा गया फिर से बनाया गया। ये परिचायक है कि विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज़ादी की तहरीक में पतंगों ने भी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाशिंदों ने साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने के लिए उत्तरायण पर साइमन गो बैक लिखी हुई पतंगों से आसमान को भर दिया था। जब साइमन कमीशन देश में आया तब
साइमन कमीशन का देश में अनेक प्रकार से विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा एक प्रकार के आजादी के आंदोलन का प्रतिघोष बन गया था। परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। तो पतंग ने उस जमाने में आजादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करा था। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सक्सेना, जो कि बैनुल-अक़वामी पतंग मेले में मौजूद थे, उन्होंने भारतीय सकाफत में पतंगबाजी की अहमियत को बयान किया और तमाम हमवतनों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। वजीर आला ने DDA के इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली के तमाम बाशिंदों और मुल्क के तई अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पतंग उत्सव हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ने वाला है। पतंग उत्सव दिल्ली के लिए इस स्वरूप में नया जरूर है, परंतु अपनी गली से, अपने घर से, अपनी छत से पतंग उड़ाने का अनुभव बचपन से ही दिल्ली का हर बालक लेता है और उन्हीं यादों को फिर से संजोने का, सहेजने का काम ये पतंग उत्सव कर रहा है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने इस प्रोग्राम में क्या खिताब किया, आइए सुन लेते हैं। पतंगबाजी देश की एक सदियों पुरानी परंपरा और एक कला है जो प्रकृति के इन पर्वों पर भिन्न हिस्सा बनी हुई है। DDA द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का ये 3रा वर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी इस पतंग महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब 19 और 20 जनवरी को होगा। नामजदगी का अमल 19 जनवरी को शुरू होगा और पर्चों की जांच शाम 4 बजे शुरू होगी। बीजेपी के वर्किंग सदर नितिन नबीन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। अगर 20 जनवरी को वोटिंग की जरूरत पड़ी तो इसके बाद नए सदर के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर जिले के सोजली में एक और पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया, जहां मुकामी बाशिंदों के दरमियान झगड़े की वजह से कशीदगी बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक हालात काबू से बाहर हो गई। तशद्दुद में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम तशद्दुद से इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। वाक़े के बाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी को इलेक्शन हारने का डर है, जिसकी वजह से वो इस तरह के एहतजाज को फ़िरका वाराना तशद्दुद का रूप देना चाहती हैं। जो हिंदू है वो ममता बनर्जी से रुक चुके हैं, वो उसका समर्थन नहीं मिलेंगे। और एक भारी संख्या में मुसलमान ममता बनर्जी को समझ चुके हैं, जो इस बार तृणमूल को वोट नहीं डालेंगे। और इसीलिए देखा एक ही रास्ता है, वो सांप्रदायिक तनाव फैलाओ, और इसीलिए एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का एक साजिश है। पूरा अभी मुर्शिदाबाद में पूरा दंगा फैला, धीरे धीरे बाकी जगह में फैलेगा। जो चाकुलिया उत्तर दिनाजपुर में है वहीं पर दंगा शुरू कराया और धीरे धीरे दंगा पूरा बंगाल में फैलाने का एक साजिश है। इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसा होगा तो इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन उसको भी ठोस कदम लेना चाहिए, केंद्रीय सरकार को भी इसके बारे में ठोस कदम लेना चाहिए। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में चाकुलिया ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के दफ्तर में बड़े पैमाने पर आतिशज़नी और तोड़फोड़ के बाद इंतखाबी अहलकार दहशत में हैं। फरक्का के बाद हुई इस ताज़ा तशद्दुद ने माइक्रो ऑब्जर्वर और पोलिंग अमले की हिफाजत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर मनोज अग्रवाल ज़ाती तौर पर आगे आए और इंतखाबी अहदेदारों को उनकी मुकम्मल हिफाजत का यकीन दिलाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हर मुलाजिम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है।
फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर सेक्रेटरी दाखिला और डायरेक्टर जनरल से रिपोर्ट तलब की है। मगरबी बंगाल में जारी वोटर लिस्ट SIR के दौरान मशरक़ी जादूपुर के अहलिया नगर में BLO अशोक दस की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इनकी लाश उनके घर के बैतुल खला से लटकी हुई मिली। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 109 के रहने वाले अशोक दास की मौत के लिए मुकामी तृणमूल काउंसिलर अनीना बनर्जी जिम्मेदार हैं। अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए बीजेपी ने BLA मौसमी दास और मुतवफ़्फ़ी की अहलिया के दरमियान फोन पर बातचीत का ऑडियो जारी किया है। बीजेपी LA मौसमी दास ने इल्जाम लगाया है कि फोन कॉल का ऑडियो क्लिप जारी करने पर उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। तृणमूल काउंसिलर अनन्या बनर्जी ने इन इल्जामात की तरदीद की है। मेरा जो बातचीत हो रहा था वो हो रहा था BLO जो है अशोक दास उनके वाइफ के साथ में। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था अशोक दास के ऊपर कि वो BLO जो काम कर रहे थे SIR का वो TMC के हिसाब से करना पड़ेगा उनको, इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और ये वो नहीं कर रहे थे बोल के वो करना चाह रहे थे सही से काम। तो उनको बोला जा रहा था कि आपका घर के ऊपर हमला होगा, आपका वाइफ और जो बच्चा है उसको बाहर कैसे निकलते हैं हम लोग देखते हैं, मारेंगे पीटेंगे, आपको रहने नहीं देंगे, यहाँ पे आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये सारा चीज़ उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। फोन की गुफ्तगू का हवाला देते हुए सजल घोष ने तबसरा किया कि इससे वाज़ेह होता है कि असल में BLOs पर कौन दबाव डाल रहा है। एक BLO ने सुसाइड किया, उनकी वाइफ रोते हुए चिल्लाते हुए साफ बोल रही है कि उधर की जो काउंसिलर है और उधर के काउंसिलर का चमचा या गुंडा तृणमूल का राजू विश्वास, उन लोगों ने इतना धमकाया कि गलत जितना भी नाम है उसको काटा नहीं जाएगा। ये धमक वो सहन नहीं पाए। उनको ऐसा भी धमकाया गया था कि फैमिली पर असर आएगा, बीवी बच्चों को पीटेंगे। मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, क्या बोलोगे? बुलाओ और एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनना चाहते हैं। मुतवफ़्फ़ी के भाई असीद दास ने बताया कि उसके भाई की जहनी ताकत इतनी कम नहीं थी कि वो खुदकुशी कर लेता। इसका इतना स्ट्रांग है जो कुछ नहीं होगा। ये लड़का कैसे ये काम कर लिया, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपेन, वेदर एनी पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन हैज देयर और नॉट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के नायब सफ़ीर ग़ुलाम हुसैन दर्जी ने अमरीकी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि अमरीका ने ईरान में बदअमनी और तशद्दुद भड़काने में अपने मुल्क के बराह रास्त मुलव्विस होने को छुपाने के लिए झूठ, हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और जानबूझकर गलत मालूमात का सहारा लिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ताकत के इस्तेमाल का कोई भी ख़तरा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन और सरी खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बराह रास्त आर्टिकल 24 की खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आईं। और उन्होंने कहा कि ईरान ने ना तो कशीदगी चाहता है और ना ही महाजराई। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन लोगों पर आयद होगी जो इस तरह की गैर कानूनी काम शुरू करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर को एक ही हाफ में रखा गया है। टॉप रैंक वाले खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज दूसरे हाफ में हैं, जिनके ड्रॉ में अलेक्जेंडर ज़वेरेव और स्टीफानो टियाफो और मुकामी दावेदार छठे सीड एलेक्स डी मैन्योर भी शामिल हैं। मैन ड्रॉ मैच इतवार से खेले जाएंगे और खवातीन के जुमरे में टॉप सीड आरीना सवालिंका और कोगोगाफ को एक ही हाफ में रखा गया है, जिसके बायस सेमीफाइनल में उनके दरमियान टकराव का इम्कान है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।